हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपका चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस के बारे में पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोगों ने लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट कर दिया है। जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें हमने लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर को डिस्कस भी कर लिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मज़ा आया होगा आप लोगों को, आपने अगर वो पूरा लेक्चर देखा है तो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक हमारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है इस चैप्टर की, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पर जाइए और सारे लेक्चर्स को देखिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो लिक्विड्स की दो प्रॉपर्टीज़ हमें और पढ़नी है। एक तो हमें सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ना है और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन को स्टार्ट कर लें। उससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, बेसिकली ये फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। फिजिक्स में आपके यहाँ एक यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स में ये चैप्टर्स पूरे अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो उतना ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा सकता, बट केमिस्ट्री में जितना है थोड़ा सा ही होता है। मेरे ख्याल से फिजिक्स के कंपैरिजन में 10% भी नहीं होता है, बस हमें डेफिनेशन और एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं। तो जो है हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री के नज़रिए से वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट फिजिक्स में आप इससे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो सरफेस टेंशन की बात करते हैं। देखिए हेडिंग पड़ी हुई है सरफेस टेंशन, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसे ग्रीक लेटर गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है सरफेस टेंशन, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने ये एक लिक्विड लिया कंटेनर में, ये है कंटेनर, और इसमें हमने ये यहां तक लिक्विड भर लिया। बेटा जी हम क्या करते हैं, हमने लिक्विड का एक मॉलिक्यूल लिया जो कि बीच में है, लिक्विड के बीच में है। तो क्या हो रहा होगा भाई, लिक्विड के जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब वो मॉलिक्यूल्स तो इसके हर डायरेक्शन में है, हर डायरेक्शन में है, तो इसको हर जगह हम दिखाएं, हम केवल चार तरफ दिखाते हैं। इधर भी अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, मतलब हर तरफ से ये इक्वली अट्रैक्ट होगा। और इक्वली अट्रैक्ट होगा तो फिर इस पर जो नेट अट्रैक्शन आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0 आएगा। बट यही अगर हम यही चीज कंसीडर करें फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस, तो जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है और ये सरफेस पे है। अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस का है तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बट इसके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको अट्रैक्ट करे। ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको अट्रैक्ट करे। तो अगर आप चेक करोगे, देखोगे, तो इस मॉलिक्यूल पर एक रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ रहा है जो डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है, सरफेस से ये नीचे की तरफ एट राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ऐसा फोर्स क्या होता है, सरफेस के हर मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ लगता है, जिससे सरफेस में एक स्ट्रेन आ जाता है। मतलब हम कह सकते हैं सरफेस जो होती है वो हमेशा स्ट्रेच्ड कंडीशन में रहती है। स्ट्रेच्ड कंडीशन में रहती है क्यों? क्योंकि भाई ये जो यहाँ का मॉलिक्यूल है वो इस दीवार के साथ भी अटैच होगा। बेसिकली होते क्या है, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक होते हैं कोहेजिव, CO लिखाए जाएंगे आपको, कोहेजिव होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज कोहेजिव फोर्स। और एक होता है एडहेजिव। एडहेजिव वो होता है जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। तो जिस सब्सटेंस की ये कंटेनर की वॉल बनी हुई है, इस वॉल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उसे हम कहेंगे एडहेजिव। तो एडहेजिव फोर्स होगा, यहां पर भी मतलब होगा, यहां पर भी होगा। तो सरफेस यहां अटैच है, यहां अटैच है, नीचे की तरफ क्या हो रही है, खिंच रही है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स है नहीं। तो सरफेस जो होती है वो हमेशा स्ट्रेच्ड कंडीशन में होती है, या हम कहते हैं सरफेस इज अंडर टेंशन, TENSION। तो ये यही टेंशन प्रॉपर्टी होती है सरफेस की।
तो ये जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन इसको तब कहेंगे, कब कहेंगे, जब हम जो लंबाई लें वो या तो 1 सेंटीमीटर लें या 1 मीटर लें। सपोज दैट अगर हमने लंबाई कितनी ली लिक्विड की जो लेंथ है वो हम लेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पर जितना फोर्स लग रहा होगा एट राइट एंगल 90 डिग्री पे इन डाइन्स, क्योंकि हमने सरफेस की जो लेंथ ली है अगर वो सीजीएस यूनिट में ली है सेंटीमीटर, तो फोर्स की यूनिट भी हमें सीजीएस सिस्टम में ही लेनी पड़ेगी, मतलब डाइन में। तो फोर्स जो कि डाइन में लगता है कितनी लेंथ पे, 1 सेंटीमीटर सरफेस पे एट राइट एंगल ऑफ द सरफेस, इस तरीके से जो भी ये फोर्स निकल के आएगा उसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट होगी वो होगी, अगर आपने सीजीएस सिस्टम में कहा तो डाइन पर सेंटीमीटर, और अगर आपने एसआई सिस्टम में कहा तो यही यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब जो कहानी आपको बताई कि बीच के मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स कितना होता है, 0। चलो थोड़ा सा अच्छा आप लिख लो, इसको आप बनाइएगा, बनाने के बाद लिखिएगा द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द मिड ऑफ लिक्विड, इन द बल्क ऑफ लिक्विड कह सकते हो, इन द बल्क ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स इक्वल टू 0, experiences net force equal to 0 because it is equally attracted in all directions। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा but the molecule of surface experiences net force downwards the surface because above the surface there are no molecules to attract the molecule of surface, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा ड्यू टू नेट डाउनवर्ड फोर्स surface is always in stretched condition, this force is surface tension। तो नई लाइन से अब आप प्योरली डेफिनेशन की फॉर्म में लिखिएगा, सरफेस टेंशन इज द फोर्स इन डाइन्स एक्टिंग ऑन 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सरफेस एट राइट एंगल of the surface is called surface tension। तो बेटा सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन इज द फोर्स जो कि लगता है 1 सेंटीमीटर लेंथ पे, किसकी, सरफेस की, और किस एंगल पे लगेगा, 90 डिग्री के एंगल पे। अगर हम बात करेंगे यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो यूनिट में हम कहेंगे जो सरफेस टेंशन की यूनिट है, एक तो हम ले सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर जो कि सीजीएस सिस्टम की होगी, या हम ले सकते हैं न्यूटन पर मीटर। तो ये तो बेटा हो गया सरफेस टेंशन। अब देखिएगा ध्यान से, सरफेस टेंशन के यूजेस क्या होते हैं या सरफेस टेंशन के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। डालेंगे हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। ध्यान दीजिएगा, पहला एप्लीकेशन है स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। अगर हम मान लेते हैं कि स्क्वायर शेप की थी लिक्विड की ड्रॉप, अब सरफेस जो है भाई, जो भी चारों तरफ सरफेस आएगी, हालांकि 3D होगी तो स्क्वायर शेप ना कह करके हम कहेंगे क्यूबिकल शेप की, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो होगा क्या, जो सरफेस है वो तो फ्री है, तो अट्रैक्शन कहां लग रहा होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा हर तरफ से। तो अट्रैक्शन, अब अगर बना ही लें इसको तो हम इस तरीके से बनाएंगे,
अब स्फेरिकल स्फीयर तो नहीं बन सकता, यहां सर्कल बन सकता है। सर्कल हमने बना लिया, तो ये बेटा इस तरीके से अगर हम इस तरीके से बनाएं तो एक्चुअली ये ऐसा आया क्यों? ये तो सरफेस टेंशन के बाद आया, इससे पहले क्या शेप थी? वो तो थी ही नहीं, वो तो इमेजिनरी है, हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी शेप थी, बट सरफेस टेंशन की वजह से ऐसी हो गई, स्फेरिकल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सरफेस जो है वो नेट फोर्स कहां लग रहा है? इनसाइड, ऐसे करके, इस तरीके से जो नेट फोर्स लग रहा है वो कहां की तरफ है? वो अंदर की तरफ है, इस तरीके से, इस तरीके से फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स की वजह से क्या है? सरफेस टेंशन की वजह से हर लिक्विड चाहता है कि वो अपनी सरफेस एरिया को कम कर ले, सरफेस एरिया को कम कर ले, और सबसे कम सरफेस एरिया जो आता है निकल के वो स्फीयर का आता है। दैट्स वाई जो शेप होती है लिक्विड ड्रॉप की वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, क्योंकि सबसे कम सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। जो भी फार्मूला वगैरह होता होगा वो आप पढ़ते होंगे। अच्छा बेटा जी, इसके अलावा देखिएगा, एक तो ये स्फेरिकल शेप की बात हो गई। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहें, एक यूनिट बढ़ाना चाहें, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाना चाहें या 1 मीटर स्क्वायर बढ़ाना चाहें, तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। वो सब है नहीं केमिस्ट्री के सिलेबस में, वो सब फिजिक्स में आपको पढ़ाया ही जाएगा। तो यहां पे एप्लीकेशंस में आप पहला एप्लीकेशन लिखो। हाँ, बात ये कर रहे थे, कई बार आपने देखा होगा कि अगर ये इस तरीके से एक ट्यूब है, इस ट्यूब से लिक्विड बाहर आ रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है, तो आपने देखा होगा इसकी जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है ना? कई बार दिखाया भी जाता है, बूंद जो दिखाई जाती है वो ऐसी दिखाई जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है बेटा? ये स्फेरिकल शेप है नहीं अभी क्या है इस पे? एक्चुअली क्या है समझो, जब लिक्विड बाहर आ रहा है तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लग रहा है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज कोहेसिव फोर्स। और एक फोर्स कौन सा लग रहा है? ये जो कंटेनर की दीवारें हैं ये, और लिक्विड के बीच में लग रहा है, दैट इज एडहेसिव फोर्स। अब है क्या, लिक्विड नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी लग रही, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आना चाहता है। और ये जो इसके बीच में जो एडहेसिव फोर्स है, वो एडहेसिव फोर्स क्या चाहता है? कि भैया लिक्विड रुका रहे। तो धीरे धीरे लिक्विड नीचे की तरफ जाता है। जब क्या होता है कि जब इसका मास बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी का फोर्स भी बढ़ जाएगा, और जब ग्रेविटी का फोर्स उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेता है, किसको? एडहेसिव को, तो इस केस में क्या होता है? ये नीचे की तरफ निकल जाती है। फिर ये ड्रॉप क्या करेगी? ये जो लिक्विड है ये इसको छोड़ देगा, इस ट्यूब को छोड़ देगा और नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो हम जब गिर जाएगी नहीं, मतलब यहां से छूट जाएगी, कहां होगी? अब वो एटमॉस्फेयर में होगी। अगर ग्रेविटी ना लग रही हो, कुछ भी ना हो, हर तरफ से ये फोर्स फ्री हो, केवल अपनी वजह से यही वाला फोर्स कंसीडर किया जाए, तो फिर वैसे केस में जो ड्रॉप का शेप होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल। बट ग्रेविटी की वजह से अगर गिर रही है ड्रॉप, तो फिर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जो लिक्विड का अमाउंट होगा वो कैसा होगा? वो ज्यादा होगा। तो वैसे केस में स्फेरिकल शेप नहीं आ पाएगी। स्फेरिकल शेप जो आएगी वो ग्रेविटी के फोर्स को अगर हम हटा दें उसके बाद आएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पर स्फेरिकल क्यों नहीं है? वो ग्रेविटी और ये एडहेसिव फोर्सेस, जो दो फोर्सेस हैं, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। इन जनरल अगर हम कहें तो यही कहा जाएगा कि जो स्फेरिकल शेप होती है, ड्रॉप की स्फेरिकल शेप ही होती है, और किस फोर्स की वजह से होती है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो आपने लिखा होगा पहले एप्लीकेशन में आपने लिखा है स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो लिखो, ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड tends to decrease its surface area. Liquid tends to decrease its surface area. Full stop के बाद minimum surface area is of sphere. Minimum surface area is of sphere. Hence, shape of liquid drop is spherical. Shape of liquid drop is स्फेरिकल। ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन लिखिएगा, राइज ऑफ लिक्विड। सेकंड है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? बहुत महीन ट्यूब होती है। जैसे हमने ये कंटेनर लिया, इसमें हमने
कोई लिक्विड भर लिया और ये बहुत ही फाइन ल्यूमेन का मतलब हुआ ये जो इसके अंदर का जो, अब ये एक तरफ हो गई, चलो एक तरफ, ये कैपिलरी ट्यूब हमने बनाई, इसका बेटा जो ल्यूमेन होता है वो बहुत कम होता है। ल्यूमेन बहुत कम होने का मतलब ये अंदर का जो पार्ट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप कम कह सकते हो, या जो ये वाला वॉल्यूम होगा इस तरीके से, वो बहुत कम होता है। हमने इसमें लिक्विड भर दिया, ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर ये ट्यूब कैपिलरी ट्यूब है तो आप ये पाएंगे कि कैपिलरी लिक्विड की वैसे तो हाइट अब ओपन है, यहां पर भी फोर्स क्या लग रहा है 1 एटीएम, यहां पर एयर से फोर्स भी कितना लग रहा है 1 एटीएम, तो ये हाइट बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कैपिलरी ट्यूब है तो आप देखोगे कि इसमें लिक्विड कुछ हाइट तक रेज कर जाता है। रेज करने की वजह क्या है कि 1 एटीएम यहां लग रहा है, 1 एटीएम यहां भी लग रहा है, यहां भी 1 एटीएम लग रहा है। अब यहां तो कुछ सरफेस खास है नहीं, बट यहां की सरफेस अच्छी खासी है, तो सरफेस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि एक नेट फोर्स नीचे की तरफ लगता है। ये कौन सा फोर्स बता रहा हूं मैं, ये सरफेस टेंशन वाला बता रहा हूं, एयर का फोर्स नहीं बता रहा हूं आपको, ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, नीचे की तरफ लिक्विड मूव करना चाहता है और इसकी वजह से क्या होता है, ये कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ लिक्विड चढ़ जाता है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह जो होती है वो सरफेस टेंशन बताई जाती है। राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये आप इसको लिख लीजिएगा, बाकी ये चीजें कैसे क्या हुई ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बेटा हो गया कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट लिखिएगा, यूजेस में नेक्स्ट लिखें, द राइज ऑफ ऑयल इन द विक ऑफ अ लैंप। समझ गए होंगे, द राइज ऑफ ऑयल इन द विक ऑफ लैंप। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द सॉइल। मिट्टी में भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू फिल्टर पेपर, मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू फिल्टर पेपर। इन सबके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एग्जैक्टली सरफेस टेंशन तो नहीं है बट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन इसका था वो पहला वाला था, स्फेरिकल शेप वाला, और ये अभी लास्ट में जो आपको लिखाने जा रहा हूं वो है। तो उसमें एग्जैक्टली आंसर सरफेस टेंशन तो नहीं दिया जाता है बट जो भी है वो आप समझ लीजिए। डालेंगे आप नेक्स्ट यूज में एक हेडिंग डालेंगे, शेप ऑफ मेनिस्कस। शेप ऑफ मेनिस्कस, ये मेनिस्कस क्या होती है लिखिएगा, कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज मेनिस्कस। कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज मेनिस्कस। ध्यान दें, जो वाटर की मेनिस्कस है वो होती है, आई थिंक वाटर की मेनिस्कस होती है कॉन्वेक्स, कॉनकेव। और मरकरी अगर भरे तो मरकरी की जो मेनिस्कस होती है वो होती है कॉन्वेक्स। बताते हैं आपको, मेनिस्कस ऑफ वाटर इज कॉनकेव। क्यों, समझिए। पहले आप इन दो फोर्सेस के बारे में इससे पहले ही चाहे लिख दीजिए, मेनिस्कस में ही आप लिखिए। एक फोर्स होता है जिसका नाम हमने आपको बताया था कोहेजिव फोर्स। कोहेजिव फोर्स में लिखिएगा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरा होता है एडहेजिव फोर्स। एडहेजिव फोर्स में लिखिएगा,
It is the force of attraction between the molecules of different substances. Example, force of attraction between water and glass. Force of attraction between water and glass. तो अब आप जरा समझिए, मेनिस्कस ऑफ वाटर इज कॉनकेव, वाई? इसकी वजह क्या होती है? हमने ये एक लिक्विड ले लेते हैं किसी भी ट्यूब में, एक मिनट, बहुत मुश्किल काम है कि यहाँ पे लाइन को सीधा बनाया जाए, बननी ही नहीं है, इसलिए इसी से काम चलाइए बेटा। ये लिक्विड भरा हुआ है, ये हमने ट्यूब ले ली, ठीक है। मान लेते हैं जो वाटर अगर इस थोड़ा ऊपर तक भरा हुआ है ऐसे करके, लेकिन जो वाटर की शेप यहां पर आएगी वो ऐसी आएगी, ये कर्व्ड दिख रही है आपको, ट्यूब टेढ़ी है, ट्यूब को सीधा कर लेना ऐसे करके, थोड़ा इधर धक्का देके, तो ट्यूब सीधी होनी चाहिए। सीधी होने के लिए फ्रंट में आके बनाना पड़ेगा। अब तो इज्जत का सवाल हो गया भैया, क्योंकि अब हम 2-3 बार रब करने के बाद बना रहे हैं, फिर भी अगर सीधी नहीं बनी तो बन जा भाई, सीधी बन जा। चलो भैया, कुछ हद तक तो सीधी बनी। तो ये हमने ट्यूब ले ली, ये हमने कोई लिक्विड भरा, लिक्विड कोई और नहीं बल्कि आपका जाना पहचाना क्या है, हमने मान लिया कि ट्यूब में लिक्विड थोड़ा ऊपर तक है, तो ये जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? कर्व्ड, और कर्व में भी क्या बनता है यहां पर? कर्व्ड में भी यहां पर बनता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हम कहेंगे इसको कॉनकेव मेनिस्कस। वजह क्या है? बहुत सिंपल सी वजह है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे कोहेसिव फोर्स। वाटर और ग्लास के बीच जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर नेट फोर्स कहां लगता है? आपको पता है 90 डिग्री पे और डाउनवर्ड्स लगता है। तो डाउनवर्ड्स फोर्स की वजह से ये सरफेस नीचे जाना चाह रही है, और यहां पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल ग्लास की वॉल्स के पास हैं तो उनमें क्या होगा, ग्लास की वॉल और मॉलिक्यूल्स के बीच भी एक फोर्स होगा, वो फोर्स है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स जो ग्लास की वॉल के पास हैं वो नीचे की तरफ पुल नहीं हो पाते उतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि एडहेसिव फोर्स कैसा है? स्ट्रॉन्गर है। तो लिखिएगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन देयर इज नेट फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस। देयर इज नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। फुल स्टॉप के बाद the force of attraction between water molecules is cohesive force.
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप ऐसे लिख सकते हो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स ब्रैकेट में बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज कोहेसिव फोर्स। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई द ग्लास वॉल ऑफ ट्यूब, दिस इज एडहेसिव फोर्स। फुल स्टॉप के बाद adhesive force is much stronger than cohesive force. Adhesive force is much stronger than cohesive force. Hence, meniscus of water is concave. बेटा जी आपने कभी फील किया हो, आपके घर में टेबल होती है, सेंट्रल टेबल, उस पर ग्लास रखा हुआ हो तो उस पर थोड़ा सा, उस पर ग्लास मतलब शीशा, अब एक पानी का गिलास रख दीजिएगा, वो भी शीशे का ही होना चाहिए। रखिए और उठा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप क्या करिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, फिर गिलास को रखिए, फिर उठाइएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको उठाने में। इस तरीके से स्लाइड करके हटाना पड़ता है। बजे ग्लास की टेबल थी और ऊपर आपने जो कप रखा जो कि ग्लास का था, सरफेस लगनी चाहिए बिल्कुल, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, बट बीच में आ गया जब पानी की एक लेयर आ गई तो पानी इसके साथ बंध गया और ऊपर जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसके साथ भी बंध गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, बीच में जो वाटर है वो ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर रहा है जो कि ग्लास का ही ऑब्जेक्ट है, और इस सरफेस जो कि ग्लास की है इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप ऐसे उठाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो नहीं होंगे, कोई और फोर्स होगा यहाँ पे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको, तो उसको तोड़ने के लिए 90 डिग्री से उठाने के लिए, वो उठाने पर टूटते नहीं आसानी से, स्लाइड करना पड़ता है। स्लाइड करोगे तो आप उसको इजिली हटा पाओगे। तो ये तो मेनिस्कस ऑफ वाटर इज कैसी बता दी, कॉनकेव। भैया दोबारा से हम इसको नहीं बनाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे इतना, पता नहीं सीधा बनेगा या नहीं। अब हम यहीं पे लिख देते हैं मेनिस्कस ऑफ मरकरी इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मेनिस्कस, मेनिस्कस भी कॉन्वेक्स कर लेते हैं, इतना तो हो जाएगा। आपको शायद याद हो मैंने आपसे कहा था बैरोमीट्रिक ट्यूब में हम लेते हैं मरकरी, क्योंकि मरकरी डज नॉट स्टिक विद ग्लास वॉल्स। तो जो मेनिस्कस होती है वो ऐसी आती है, अभी बना रहे हैं, ऐसी आती है। ये है मेनिस्कस किसकी, मरकरी की। भैया मरकरी की कैसी होती है, अब बढ़िया से दिख रही होगी आपको, ये कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स होने की वजह, मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। मरकरी और ग्लास की वॉल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। यहां पर एडहेसिव फोर्स बहुत कमजोर होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, इस वजह से ऐसा होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा, आपसे कहेंगे व्हाई द मेनिस्कस ऑफ मरकरी इज कॉन्वेक्स, आप कहोगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मरकरी पार्टिकल्स ब्रैकेट में कोहेसिव फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मरकरी एंड ग्लास वॉल। ब्रैकेट में लिख दोगे एडहेसिव फोर्स, हेंस इट्स मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स। यही वजह आप वाटर वाले में लिखोगे उल्टी करके। बात समझ में आ गई, लिख लीजिए। इट इज ड्यू बिकॉज, यही मेनिस्कस ऑफ मरकरी इज कॉन्वेक्स बिकॉज हेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मरकरी पार्टिकल्स ब्रैकेट में कोहेसिव फोर्स is much stronger than the force of attraction between mercury and glass wall ब्रैकेट में adhesive force। तो बेटा जी ये खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन खत्म हुआ। बस एक लेक्चर और मिलेगा इस चैप्टर का, उस लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा
विस्कोसिटी के बारे में, वो भी छोटा सा ही लेक्चर होगा, ये भी आधे घंटे का ही लेक्चर है। असाइनमेंट आपको अभी नहीं मिला है, 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो बस आप तब तक क्वेश्चंस किसी बुक से करिए, बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। हर तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ होता है, या असाइनमेंट भी आप मुझसे ले सकते हो कांटेक्ट करके। कांटेक्ट करना पड़ता है आपको, उसके लिए उसका लिंक देते हैं हम असाइनमेंट का, तभी आपको मिल पाएगा। बाकी तो सब कुछ है ही, आपको मिल ही रहा है कंटेंट। तो प्लीज़ चैनल को, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री आपको मिलने वाली है। 11th 12th जेई नीट और जेई एडवांस की भी मिलेगी, बट वो थोड़ा सा अभी लेट आएगी, अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू किया है हमने। तो जेई मेन तक की केमिस्ट्री आपको मिल रही है, नीट और जेई मेन तक की विद क्वेश्चंस। और जेई एडवांस के लिए अलग से लेक्चर्स बनेंगे, क्रैश कोर्स के अलग से लेक्चर्स बनेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगता है तो हमें प्रमोट करने के लिए लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए, सजेशंस दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।